Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar, and we started the next unit, unit number 6, work and energy. Work and energy. Work and energy. जैसा कि आप लोग इसके नेम से आप लोगों को पता चल रहा है कि हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे अबाउट द वर्क एंड एनर्जी। और टॉपिक हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर, पहले हम सबसे पहले इसके कंटेंट स्टडी कर लेंगे कि हम कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट वन है हमारे पास वर्क, कि वर्क क्या है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एनर्जी, तो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। एक इसमें हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, कि हमारे पास एनर्जी किस तरह से जो है मूविंग फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो कौन सी एनर्जी होती है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो छुपी हुई एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो हम स्टडी करेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्म स्टडी करेंगे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिसको हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। फिर हमारे पास है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन मीन्स कि हमारे पास एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो हम स्टडी करेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज जो हैं वो मेन सोर्सेज के तौर पर यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास है एफिशिएंसी, इसमें हम एफिशिएंसी के इस बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे पास किसी भी मोटर की, किसी भी मशीन की जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है, उसकी वर्किंग पावर होती है, वो हमारे पास की क्या है और उसकी डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, ये पावर हमारे पास क्या है। टॉपिक नंबर 6.1 हमारा है वर्क। अब हमारे पास अगर हम रूटीन लाइफ की लैंग्वेज में देखें तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है द डूइंग ऑफ एनी थिंग, एनी फंक्शन वी आर परफॉर्मिंग is called work. This is its English meaning, कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्क कहते हैं। जैसे वी आर राइटिंग, ठीक है। और या हमने एक बकेट पकड़ी हुई है, बाल्टी है जिसमें हमारे पास पानी भरा हुआ है, हमने तकरीबन उसको 3 घंटे तक पकड़ा हुआ है। तो अगर हमने उसको 3 घंटे तक पकड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वी आर परफॉर्मिंग द वर्क। लेकिन अगर हम इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हमारे पास वर्क क्या है। अब फिजिक्स में हमारे पास वर्क डन की डिफिनेशन क्या है, कि जब तक आप लोग डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेंगे, टेल यू कवर डिस्प्लेसमेंट, you cover displacement in the direction of the force, ये हमारे पास आ गया in the direction of force, तब तक हम वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हमारे पास वर्क डन की डिफिनेशन किस तरह से आ जाएगी, हमारे पास वर्क डन की डिफिनेशन आ जाएगी। वर्क की डेफिनेशन हम लिखेंगे, डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी, वर्क डन इज द वर्क इज said to be done when a force displaces a body in its own direction, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास वर्क डन कहलाएगा। अब हमारे पास है यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक टेबल है, इसकी टेबल के ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। वी आर अप्लाइंग फोर्स, हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं
तो ये टेबल क्या करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। आफ्टर अ वाइल ये हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास इस पोर्शन पर आ गया है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसने क्या कवर किया, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की। ठीक है, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाई, ये हमारे पास वर्क डन कहलाया। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, अब हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म आ गया है, तो हम क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाइड फोर्स then there will be larger displacement. When larger force is applied, then there will be larger displacement. हमारे पास क्या होगा, हमारे पास larger डिस्प्लेसमेंट होगा। अब लार्जर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी लार्जर फोर्स अप्लाई होगी उतनी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो तेज़ी से डिस्प्लेसमेंट कवर करती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द F है। अब हमारे पास आ गया है कि वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स। हमारे पास फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास वर्क डन जो है वो तेज़ी से कवर होगा। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास एक बात आ जाती है कि इफ़ 5 kg वेट है हमारे पास, इफ़ 5 kg वेट एंड वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, देन द ऑब्जेक्ट covers displacement of 3 मीटर, वो हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। लेकिन अब अगर हमारे पास 10 kg वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 100 kg वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड वी अप्लाइड दैट 10 न्यूटन फोर्स। अब वही 10 न्यूटन फोर्स हम इस पर दोबारा अप्लाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास बहुत कम डिस्टेंस जो है कवर कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास मास जो है वो हमारे पास बढ़ गया है। तो हमारे पास इसके साथ साथ क्या होगा, हमारे पास फोर्स भी बढ़नी चाहिए, लेकिन हमने फोर्स वही कम अप्लाई की है। तो हमारे पास क्या हुआ कि उसने 0.5 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द मास। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द मास। हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द मास। तो हमारे पास अब मास पे ये डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास वर्क डन होता किस चीज़ से, वो हमारे पास फोर्स से होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि व्हेन द मास इज लार्जर, तो हमारे पास क्या होगा, द लार्जर अमाउंट ऑफ द फोर्स इज रिक्वायर्ड। हमारे पास क्या होगी, लार्जर अमाउंट ऑफ द फोर्स हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमारे पास लार्जर अमाउंट ऑफ द फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर हमारे पास मास लार्जर है और हम कम अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो आप लोगों को यहाँ से पता चल गया है कि वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास बहुत ही कम होगी। अब यूनिट हमारे पास इसका क्या है, यूनिट हमारे पास है कि W इज इक्वल टू F डॉट S है। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास बराबर है मेंट इज इक्वल टू मीटर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो वर्क डन का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर है। लेकिन इस न्यूटन मीटर को हमारे पास एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था, इंग्लिश फिजिसिस्ट था हमारे पास, जिसने 19th सेंचुरी में जो है इसके लिए एक यूनिट, उसका नाम हमारे पास था जेम्स
कॉट जूल। तो उसी के नेम से जो है ना, उसने अपने नेम से इसका यूनिट का नाम रखा जॉल। तो इससे हमारे पास वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, वर्क डन का यूनिट हमारे पास जॉल आ गया। अब जॉल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि व्हेन we applied a force of 1 Newton on a object and it covers the displacement of the 1 meter is equal to 1 joule is equal to 1 joule is equal to when a force of 1 Newton is applied on the body and covers a displacement and covers a displacement of 1 meter, then it is known as 1 joule। ठीक है, हमारे पास अब क्या होता है कि हमारे पास समटाइम्स इस तरह से होता है कि वर्क डन हमारे पास उसी तरह से जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जो है वो नहीं परफॉर्म होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पर हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक पर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो हमारे पास एक एंगल थीटा बना रहा है। एंगल थीटा बन रहा है हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन वर्क डन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रही है वो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास इसका एंगल बन रहा है। तो किसी खास एंगल पर वो फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर ले ले तो एक हमारे पास एक्स प्लेन बन रहा है, जिस तरह से हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास है एफ ऑफ एक्स और एक हमारे पास एफ ऑफ वाई है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास वो वाला कंपोनेंट है जो हमारे पास एक्स प्लेन पर बन रहा होता है, और जो हमारे पास एफ ऑफ वाई है वो हमारे पास वाई एक्सिस के प्लेन पर बन रहा होता है। अब अगर हम एक्स का प्लेन पर ले ले तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसी एंगल पर अप्लाई हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास कवर होगी तो 0 से लेकर 1, 2 और 3 एंड 4। तो चले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई एक्स प्लेन पर, वो हमारे पास है 4 मीटर। लेकिन अगर हम वाई प्लेन पर ले ले तो हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेफ्ट करेंगे, और वो हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमारे पास 0 में जा रहा है। तो एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो बिल्कुल 0 डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्योंकि हम उसको ऊपर की तरफ लेफ्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी एंगल नहीं बन रहा, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वो बिल्कुल 0 पॉइंट पर आ जाएगा। तो वर्क डन के लिए हमारे पास आ जाएगा कि वर्क इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एस। अब हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। लेकिन हमारे पास वाई कंपोनेंट जो है वो हमारे पास बिल्कुल 0 आ गया है, क्योंकि हमारे पास जो है हम उसको लिफ्ट करेंगे पॉइंट ओ पर, तो पॉइंट ओ से जब वो सीधा की जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास 0 डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं, हमारे पास एंगल नहीं बन रहा, तो इस वजह से हमारे पास एफ ऑफ साइन थीटा जो है ये वाला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास बिल्कुल 0 हो जाएगा। हमारे पास कौन सा आ जाएगा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कॉस थीटा। अब किसी एंगल पर हमारे पास ये फोर्स क्या होगी, वो हमारे पास अप्लाइड होगी। तो अब अगर हमारे पास फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और स्पेसिफिक एंगल भी गिवन होगा जिस पर वो अप्लाई हो रहा होगा, तो तब हमारे पास वर्क डन जो है उसको फाइंड करना आसान होगा। अब अगर हमारे पास जो है वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, एफ डॉट एस। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फिर हमारे पास वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये एक और टर्म हम लिख लेते हैं कि क्वांटिटी। अब हमारे पास वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, तो वर्क डन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये हायर लेवल पर आप लोग जाकर इंशाल्लाह पढ़ोगे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, वो हमारे पास क्या होती है, टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वर्क डन जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द बुक में देख ले पेज नंबर 149 पर आप लोगों के पास है, Newton laws can be used to predict motion using force and acceleration. While dealing with the Newton laws, we freeze the action in the particular instant of the time and then we draw a free body diagram and set up the equation, etc. Work done allows us to predict motion of the different technique. We just look at the starting condition and the final condition to get all the required information, ignoring what happens in between. न्यूटन लॉ जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम फोर्स और एक्सेलरेशन को ले रहे होते हैं, और न्यूटन लॉ में हम जो है पार्टिकुलर एक्शन को फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या कर देते हैं, बिल्कुल फ्रीज कर लेते हैं। तो बस हम वहाँ पर इक्वेशन यूज़ करते हैं, एक फ्री डायग्राम बनाते हैं उसका, और हम अपना इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क एनर्जी हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास अलाउ करती है डिफरेंट टेक्निक को प्रिडिक्ट करने में, कि हम स्टार्टिंग कंडीशन को ले लेते हैं, उसके फाइनल कंडीशन को ले लेते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास बीच में क्या हैपन हुआ। वर्क हमारे पास है, द साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ द वर्क डिफर्स इन द सेम वे फ्रॉम इट्स एवरीडे मीनिंग। सर्टेन थिंग्स वी थिंक आर हार्ड वर्क सच एज राइटिंग एन एग्जाम आर carrying a heavy load on level ground are not the work in the by definition of the scientist. साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हम लिख रहे होते हैं या हम हैवी लोड को जो है वो उठा रहे होते हैं और चल रहे होते हैं तो हम वर्क डन नहीं कर रहे होते। फॉर वर्क इन द साइंटिफिक केस द टू बी डन अ फोर्स मस्ट बी exerted and there must be the motion or displacement in the direction of the force. साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे पास वर्क डन वो होगी अगर हमारे पास फोर्स अप्लाइड होगा और हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगी। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी ऑन इट्स ओन डायरेक्शन। When an object moves distance s in the direction of the applied force, then the work done is given mathematically as W is equal to F cross S. यूनिट ऑफ द वर्क हमारे पास क्या है, द यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, एब्रिवेटेड एज जे एंड नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द 19th century इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रिस्कॉट जूल। द यूनिट ऑफ द वर्क डन, unit of the work is the unit of the force Newton multiplied by the unit of the distance meter. 1 joule is equal to 1 Newton and 1 meter, तो हमारे पास joule बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर के। Work done is a scalar quantity, however force is a vector quantity. Sometimes force is not perfectly applied in the direction of the motion. For example, consider the figure in which a box is moving in the horizontal. जो मैंने आपको बताया ना कि कभी कभार हमारे पास इस तरह से होता है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा होता है वो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नहीं हो रहा होता। अगर हम फिर ले ले तो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं, जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बन रहा होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल वो प्लेन में जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ साइन थीटा बन रहा है, तो हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगा, तो हमारे पास वर्क डन भी नहीं होगा, वो हमारे पास 0 होगा। अगर हम उसको बिल्कुल ले रहे हैं किसी एंगल से, उसको ड्रैग कर रहे हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ कॉस थीटा बनेगा, तो फिर हम वर्क डन को यूज करेंगे इस फार्मूले से। Direction of the force is applied making certain angle with the horizontal. In such situation, force is resolved into its rectangular component. वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था उसमें हम उसको डिवाइड कर लेंगे। From the figure, it is clear that effective component of the force in the direction of the motion is f of cos theta. Mathematically, work done can be written as W is equal to f of cos theta multiplied by s. ये हमारे पास ये इक्वेशन तब यूज होगी जब हमारे पास वर्क फोर्स अप्लाई होगा और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कवर्ड नहीं होगी। और जब हमारे पास W इज इक्वल टू एफ एस इक्वेशन होगी तो हमारे पास फोर्स जब अप्लाई होगी तो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगी।
सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए और बार बार वीडियो को रिप्ले कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से लेक्चर की समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।